हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 1.1 उसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हमने इसका बेसिक जो है वो हमने क्लियर किया था। अब हम 1.1 जो प्रश्नावली आपके संख्या पद्धति की उसका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है क्या एक शून्य जो है वो परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न दे रहा है। तो हमने देखा था जब परिमेय संख्या था उसमें 0 को भी हमने शामिल किया था। तो 0 मतलब क्या है, बेसिक के अंदर पढ़ा था, परिमेय संख्या है। तो पहले तो ये लिख देंगे कि जो शून्य है, शून्य परिमेय संख्या है, पहली चीज। तो अब ये कह रहा है कि क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान से देखें। कैसे लिख सकते हैं भाई, जैसे 0 है, 0 के बट्टे में 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया ना P बटा Q। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 बट्टे में 2, 0 बट्टे में 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये क्या बन रहा है, P बटा Q बन रहा है। क्यों? क्योंकि यदि हम नीचे 0 तो रख ही नहीं सकते, अनंत बन जाएगा। तो नीचे कहीं ना कहीं भी संख्या रख दो 0 के नीचे, वो P बटा Q ही कहलाएगा। इसका मतलब P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये पहले का आपने जो पूछा था हमने आंसर दे दिया। चलो दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामने कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। यानी ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में जो आपका 3 है और आपका 4 है, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे आसान तरीके से अपन इसको देखेंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामने ही आपको आंसर पड़ा है। देखिए कैसे, ये 3 है, ये क्या है, 4 है। मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये भी 3 है, ये भी 4 है। कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, वो 3 का 3 ही है। अब एक काम करते हैं, अपन इन दोनों के अंदर पॉइंट हटा देते हैं। चलो मैं पॉइंट हटाता हूँ, तो ऊपर क्या बनेगा, 30। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, तो बट्टे में क्या लगेगा, 1 0। ऐसा ही काम इसमें कर देते हैं। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो कितने 0, 1 0। यानी अब ये बन गया। तो भाग देके देख लो, वापस 3 ही आएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितनी निकालनी थी, 6। तो अपन 6 परिमेय संख्या निकाल देंगे। अतः 6 परिमेय संख्या, चलो देखिए कौन सी है, 31। इन दोनों के बीच में 30 के बाद क्या आएगा, 31 बट्टे में क्या है, 10। फिर क्या आएगा, 32 बट्टा 10। फिर क्या आएगा, 33 बट्टा 10। फिर क्या आएगा, 34 बट्टा 10। फिर क्या आएगा, 35 बट्टा 10। फिर क्या आएगा, 36 बट्टा 10। और फिर क्या आएगा, 37 बट्टा 10। देख लेते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अपने को 6 लेना है तो 6 तक ले लेते हैं। ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हमने निकाला। तो इसी तरीके से आपने कक्षा 8 के अंदर आपने सीखे थे कि कक्षा 8 के अंदर माध्य विधि से आप निकालते थे इस प्रकार से, वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से कई भी संख्या के बीच में सीधी संख्या आ जाए ना, उनके बीच में आप निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहले तो अभी सीधी संख्या थी, अब आ गया बट्टे के अंदर। ये भी सिंपल है, देखिए कैसे कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 3.0 बट्टे में 5। भाई ये है तो ये का ये सेम ही है, ये 3 का 3 ही है। और ऐसे में इसको लिख सकता हूँ 4.0 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में कितने 0 आएगा, 1 0 आएगा, यानी 50 बन जाएगा।
ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो बट्टे में कितना 0, 1 0, यानी क्या बनेगा 50 बनेगा। तो ये अपने इस तरीके से चेंज कर लिया। अब कितनी परिमेय संख्या निकालना है 5, तो हम लिख सकते हैं अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। देखिए कौन कौन सी है परिमेय संख्या। 5 लेना ना 30 से आगे, जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। 1 2 3 4 5, ये अपना क्या हो गया 5 परिमेय संख्या आ गई, आंसर हो गया। तो यहाँ पर दे रखा है प्रश्न नंबर 4 के अंदर नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उस प्रश्न का आंसर देना है, सत्य असत्य, और वो है क्यों सत्य और असत्य, वो कारण भी अपने को क्या करना है बताना है। चलो देखिए अपन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इससे मिल जाएंगे, ध्यान से देखिए। इधर ये एक संख्या रेखा के माध्यम से अपन देखते हैं, आगे संख्या इस तरीके से बढ़ती जाती है, इधर माइनस क्या आती रहती है, आपने देखा होगा। अब यहाँ पर देखें तो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कौन सी थी, हमने बेसिक के अंदर भी पढ़ा था, 1 से लेके अनंत की थी, यानी यहाँ से लेके आगे की संख्या थी, ये तो क्या है अपनी प्राकृत संख्या है, इससे आगे वाली। तो ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये जितनी भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या में भी आता है। और दूसरी बात, पूर्ण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या ये इसके बीच में आ गया, बिल्कुल आ गया, बीच में आ गया ना, यानी 0 से अनंत तक की, और उसमें 1 से अनंत भी आ रहा है बीच में, इसका मतलब ये सत्य है, तो अपन लिख सकते हैं सत्य। उसके बाद कारण क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या आती है। आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल आती है। अभी अभी देखा, ये रहा इसके अंदर, ये आ रहा है बीच में। अब देखें प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भाई जो भी पूर्णांक है ना, प्रत्येक पूर्णांक कोई भी उठा के ले लो, वो क्या पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से देखें, तो पहले तो ये देखें कि पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत, 0 से लेके अनंत। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि पूर्णांक का मतलब ये पूरा का पूरा इसमें आता है क्या, पहले तो ये सीधा देख लो भाई, ये पूरा सिस्टम माइनस वाला भी प्लस वाला भी पूर्णांक संख्या में, पूर्ण संख्या में आता है क्या, नहीं आता है। तो सीधा ही कारण असत्य दिखाई दे रहा है, तो पहले तो लिख देंगे असत्य। अब इसका क्या लिख देते हैं, कारण। देखिए ध्यान से, कारण क्या है कि पूर्ण संख्या के संग्रह में ये नहीं आते ऋणात्मक वाले, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे -1 -3 कोई भी उठा लो, आदि पूर्णांक पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं आती है। ये क्या हो गया, इसका कारण हो गया कि ये वाले, ये 3 है, वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये तो इधर बैठा है, इसका मतलब ये है ही नहीं, इसका मतलब ये असत्य हो गया। अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर देखते हैं 3 क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये कह रहे हैं प्रत्येक, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा असत्य। कैसे वो देख लेते हैं, असत्य। अब इसका लिख लेते हैं कारण। जैसे मैंने लिखा है 1/2, या फिर अपन माइनस का ले लें 1/2 ले सकते हैं, तो ये जो है वो पूर्ण संख्या में आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो अपन लिख सकते हैं कि -1/2
परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आई बात समझ में? तो अपन इसको ले तो सकते हैं कि माइनस का 1/2, माइनस का 3/2 या सीधा मतलब ले लें तो वो क्या उस पूर्ण संख्या के बीच में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है अपनी गलत है, पूर्ण संख्या में नहीं आती है। फिर तो अब यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा असत्य। कारण हमने दे दिया सब प्रश्नों के। ये आपके प्रश्नावली क्या होगी? क्लियर। फिर 1.2 जो है वो आपके अपरिमेय संख्या के ऊपर आधारित है, तो उसकी परिभाषा उसके बारे में हमने देखा था पहले। तो देखिए ध्यान से, पहला जो प्रश्न आपका दे रखा है यहाँ पर, जो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखें कि पहला प्रश्न जो है, पहले का पहला, उसमें लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में होगा वास्तविक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या वो होती है जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। 2 नंबर क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ध्यान से देखें कि नहीं यानी असत्य क्यों, ये कारण देखिए कि जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो है, वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। ये इसका क्या हो गया? कारण हो गया। अब देखें कैसे कि कोई भी प्राकृत संख्या है, यानी m यहाँ पर अपना क्या है? प्राकृत संख्या। जैसे रूट की बात कर रहा है, रूट के अंदर m जो लिखा है वो एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अपनी कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से प्लस की अनंत की ओर होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 4, तो 4 का अपना क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरीके से और भी संख्या रख सकते हैं, या फिर अपन ऐसे देखेंगे, इधर से मैं दोनों ओर वर्ग कर दूं तो ये 4 और इधर क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर। वापस इसका करेंगे तो 4, यानी प्लस की वैल्यू आ रही है, जबकि माइनस का इसमें क्या है? काम ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तो लिखा था इसने संख्या रेखा, और संख्या रेखा के ऊपर तो माइनस प्लस दोनों होता है, जबकि यहाँ पर केवल प्लस का काम आ रहा है। इसका मतलब ये असत्य हो गया। उसके बाद बात देखें 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या सारी अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। कारण देखिए इसका असत्य। कारण हम लिख सकते हैं इसका कि वास्तविक संख्या की बात कर रहा है कि वो सारी की सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे दो जो है वो एक क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है, जबकि ये है क्या? अपरिमेय भी नहीं है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 एक वास्तविक संख्या है तथा 2 अपरिमेय नहीं है। जबकि ये क्या कह रहा था? प्रत्येक यानी जितनी भी है वो वास्तविक संख्या वो सारी सारी अपरिमेय है, जबकि ये नहीं हो रहा है। हमने 2 एग्जांपल लेके देख लिया कि 2 एक है तो वास्तविक, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। 2 तो क्या है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि 2 के बटे में क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये ऐसा लिख सकते हैं 2/1 यानी p/q के रूप में। इसका मतलब ये क्या बन रहा है? आपके परिमेय। तो उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस के जो धन संख्या रेखा के ऊपर वर्गमूल अपरिमेय होता है, यानी उनका जब वर्गमूल करेंगे वो अपरिमेय होता है, जबकि नहीं होता है।
तो एक ऐसी संख्या बताओ, उदाहरण देके वो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ध्यान से, ये पहले तो हम लिख सकते हैं असत्य है, नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। कारण देखिए क्या है, कारण जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 का जब अपन रूट निकालेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा। 4 का रूट क्या आएगा, 2, जबकि 2 यहाँ पर क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दोबारा ध्यान से देखें, ये कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, तो 4 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। वर्गमूल अपरिमेय होता है, जबकि हमने इसका वर्गमूल निकाला तो क्या आ गया, परिमेय आ गया, जबकि ये गलत है इसलिए हमने कह दिया असत्य है। तो ऐसी संख्या बता दो जिसका वर्गमूल का उदाहरण जो एक परिमेय संख्या, ये रहा आंसर परिमेय आ रहा है जबकि अपरिमेय नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देखें प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसके ऊपर मैं 2 आपको अन्य उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे हम √2 का √3 का देख लेते हैं, उसके बाद ये खुद करेंगे आप, नहीं हो तो कमेंट में बताएं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। यानी इसी प्रकार का है, इसमें जो आपके दे रखा है √5 को, तो हम एक बार दर्शा रहे हैं √2 को। तो ध्यान से देखें किस तरीके से दर्शाते हैं। तो एक इस तरीके से संख्या रेखा पहले अपन ले लेंगे और संख्या रेखा के ऊपर √2 है, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है 0, यहाँ क्या होता है प्लस का 1 और यहाँ क्या होता है 2। इसी प्रकार हम इधर भी ले सकते हैं, ये किसके होते हैं माइनस के। अब ध्यान दें कि √2 जो है उसको हमें दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से कि √2 जो है उसको हम लिख क्या सकते हैं भाई। इसको निरूपित करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, यहाँ पर एक अपने को इकाई बनाना पड़ेगा, यानी वर्ग के जैसा बनाना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, एक वर्ग की तरह बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 1 और 1 यहाँ पर 90 डिग्री है और हमें ये कर्ण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो इसके अंदर क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण निकालना है ना, 90 के सामने कर्ण होता है, तो फॉर्मूला होता है कर्ण इजिकल टू पहले लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो अपने पास कर्ण जो है वो निकालने के लिए लंब अपने पास कितना है, लंब 1 और 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो √2 है इसको यहाँ दर्शाने के लिए हमें प्रकार की सहायता से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चाप काटना पड़ेगा। इधर की तरफ क्या करना पड़ेगा, चाप काटना पड़ेगा। जैसे अपन चाप काटेंगे तो इस तरीके से आपका चाप कटेगा और जहाँ चाप कट रहा है उसी बिंदु पर आपका क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी तरीके से अपन एक में एग्जांपल और बता देता हूँ √3 का। उसके बाद आप क्या करोगे, √5 वाला खुद सॉल्व करोगे। पर मैं आपको याद रख लेना है पाइथागोरस की। तो देखें ध्यान से, √3 की बात कर रहे हैं कि ये एक संख्या रेखा के ऊपर √3 को दर्शाना है। तो 0 1 2 मैंने माइनस के ले लिए, इधर प्लस का ले लिए। अब ध्यान से देखें कि √3 जो है उसको दर्शाने के लिए अभी जो अपन ने काम किया था उतना तो करना ही पड़ेगा पहली चीज़।
तो यहाँ से यहाँ तक का पहले तो अपने वो स्क्वायर वाला बना ही लो डब्बा, इस तरीके से आप बना लोगे। ये आपका एक था, ये आपका एक था, आपने अभी अभी क्या निकाला था, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाला था। निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाला था। तो वो जो कर्ण है इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं हटा भी सकते हैं। ये आपने निकाला √2 पाइथागोरस प्रमेय से। फिर आपने क्या किया था, इधर लगा के आपने इसको दर्शा दिया था। तो यहाँ पर अपने को √3 को दर्शाना है, तो √3 को दर्शाने के लिए हमें √3 बनाना पड़ेगा। तो √3 कैसे बनेगा वो ध्यान से देखें। मैं यहाँ से रचना करके एक अपन मतलब एक 90 डिग्री का कोण बनाने मतलब त्रिभुज एक और बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये क्या बना लिया, एक 90 डिग्री का त्रिभुज और बना लिया। तो ये 90 डिग्री का त्रिभुज है और इसको हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे। एक तो ये भुजा काम लेंगे आधार और एक ये वाला लंब और ये आपका क्या हो गया, कर्ण। तो इसके अंदर भी अपन वापस क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को कर्ण निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, लंब अपना कितना है, लंब कौन सा होता है, ये वाला लंब है वो एक है, तो एक का स्क्वायर। और आधार अपना कितना है, नीचे वाला √2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखें कि एक का स्क्वायर तो क्या होता है अपने पास एक होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है। √2 का 2 ही होता है, 2 और 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये जो √3 है तो अपने पास ये जो कर्ण जो आ गया वो क्या आ गया, √3 आ गया। इसका मतलब इस √3 को दर्शाना है तो वापस प्रकार की सहायता से अपन यहाँ की तरफ क्या लगा देंगे कि चाप काट देंगे। और चाप काटेंगे, जहाँ चाप कटेगा वहाँ अपना क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, √5 जो है उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, निरूपित करना है, वो आप खुद करेंगे। बाकी नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बता दें कि नहीं हुआ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है 1.2। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा जो 9 है उसका जो प्रश्नावली अपनी चल रही थी पहली यानी संख्या पद्धति, उसकी हमने बेसिक क्लियर कर लिया था। उसके बाद हमने 1.1 कर ली थी, अब कर रहे 1.2। 1.2 जो है वो आपके अपरिमेय संख्या के ऊपर आधारित है, तो उसकी परिभाषा उसके बारे में हमने देखा था पहले। तो देखिए ध्यान से, पहला जो प्रश्न आपका दे रखा है यहाँ पर, जो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखें कि पहला प्रश्न जो है पहले का पहला, उसमें लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान में होगा वास्तविक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या वो होती है जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। इसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ध्यान से देखें कि नहीं यानी असत्य क्यों, ये कारण देखिए कि जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो है, वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। ये इसका क्या हो गया, कारण हो गया। अब देखें कैसे कि कोई भी प्राकृत संख्या है यानी m यहाँ पर अपना क्या है, प्राकृत संख्या। जैसे रूट की बात कर रहा है, रूट के अंदर m जो लिखा है वो एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अपनी कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से प्लस की अनंत की ओर होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 4, तो 4 का अपना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से और भी संख्या रख सकते हैं, या फिर अपन ऐसे देखेंगे इधर से मैं दोनों ओर वर्ग कर दूं तो ये 4 और इधर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर। वापस इसका करेंगे तो 4 यानी प्लस की वैल्यू आ रही है, जबकि माइनस का इसमें क्या है, काम ही नहीं आ रहा है।
इसका मतलब यहाँ पर तो लिखा था इसने संख्या रेखा, और संख्या रेखा के ऊपर तो माइनस प्लस दोनों होता है, जबकि यहाँ पर केवल प्लस का काम आ रहा है, इसका मतलब ये असत्य हो गया। उसके बाद बात देखें 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या सारी अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। कारण देखिए इसका असत्य है। कारण हम लिख सकते हैं इसका कि वास्तविक संख्या की बात कर रहा है कि वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे दो जो है वो एक क्या है आपकी वास्तविक संख्या है, जबकि ये है क्या, अपरिमेय भी नहीं है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 एक वास्तविक संख्या है तथा 2 अपरिमेय नहीं है। जबकि ये क्या कह रहा था, प्रत्येक यानी जितनी भी है वो वास्तविक संख्या वो सारी सारी अपरिमेय है, जबकि ये नहीं हो रहा है। हमने 2 एग्जांपल लेके देख लिया कि 2 एक है तो वास्तविक, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। 2 तो क्या है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि 2 के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1, तो ये ऐसा लिख सकते हैं 2/1 यानी p/q के रूप में। इसका मतलब क्या बन रहा है आपके, परिमेय। तो उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस के जो धन संख्या रेखा के ऊपर वर्गमूल अपरिमेय होता है, यानी उनका जब वर्गमूल करेंगे वो अपरिमेय होता है, जबकि नहीं होता है। तो एक ऐसी संख्या बताओ उदाहरण देके वो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ध्यान से, ये पहले तो हम लिख सकते हैं असत्य है, नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। कारण देखिए क्या है, कारण जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 का जब अपन रूट निकालेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा। 4 का रूट क्या आएगा, 2, जबकि 2 यहाँ पर क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दोबारा ध्यान से देखें, ये कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, तो 4 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। वर्गमूल अपरिमेय होता है, जबकि हमने इसका वर्गमूल निकाला तो क्या आ गया, परिमेय आ गया, जबकि ये गलत है इसलिए हमने कह दिया असत्य है। तो ऐसी संख्या बता दो जिसका वर्गमूल का उदाहरण जो एक परिमेय संख्या, ये रहा आंसर, परिमेय आ रहा है जबकि अपरिमेय नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देखें प्रश्न नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसके ऊपर मैं 2 आपको अन्य उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे हम √2 का √3 का देख लेते हैं, उसके बाद ये खुद करेंगे आप, नहीं हो तो कमेंट में बताएं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। यानी इसी प्रकार का है, इसमें जो आपके दे रखा है √5 को, तो हम एक बार दर्शा रहे हैं √2 को। तो ध्यान से देखें किस तरीके से दर्शाते हैं। तो एक इस तरीके से संख्या रेखा पहले अपन ले लेंगे, और संख्या रेखा के ऊपर √2 है, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है 0, यहाँ क्या होता है प्लस का 1, और यहाँ क्या होता है 2। इसी प्रकार हम इधर भी ले सकते हैं, ये किसके होते हैं, माइनस के। अब ध्यान दें कि √2 जो है उसको हमें दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से कि √2 जो है उसको हम लिख क्या सकते हैं भाई। इसको निरूपित करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, यहाँ पर एक अपने को इकाई बनाना पड़ेगा, यानी वर्ग के जैसा बनाना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची इस तरीके से, और
यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, एक वर्ग की तरह बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 1 और 1 यहाँ पर 90 डिग्री है और हमें ये कर्ण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो इसके अंदर क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण निकालना है ना, 90 के सामने कर्ण होता है, तो फॉर्मूला होता है कर्ण इज इक्वल टू पहले लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो अपने पास कर्ण जो है वो निकालने के लिए लंब अपने पास कितना है, लंब 1 और 1 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो √2 है इसको यहाँ दर्शाने के लिए हमें प्रकार की सहायता से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चाप काटना पड़ेगा। इधर की तरफ क्या करना पड़ेगा, चाप काटना पड़ेगा। जैसे अपन चाप काटेंगे तो इस तरीके से आपका चाप कटेगा और जहाँ चाप कट रहा है उसी बिंदु पर आपका क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी तरीके से अपन एक में एग्जांपल और बता देता हूँ √3 का। उसके बाद आप क्या करोगे, √5 वाला खुद सॉल्व करोगे। पर मैं आपको याद रख लेना है पाइथागोरस की। तो देखें ध्यान से, √3 की बात कर रहे हैं कि ये एक संख्या रेखा के ऊपर √3 को दर्शाना है। तो 0 1 2 मैंने माइनस के ले लिए, इधर प्लस का ले लिए। अब ध्यान से देखें कि √3 जो है उसको दर्शाने के लिए अभी जो अपन ने काम किया था उतना तो करना ही पड़ेगा पहले चीज़ तो यहाँ से यहाँ तक का पहले तो अपने वो स्क्वायर वाला बना ही लो डब्बा। इस तरीके से आप बना लोगे। ये आपका 1 था, ये आपका 1 था। आपने अभी अभी क्या निकाला था, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था। तो वो जो कर्ण है इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं हटा भी सकते हैं। ये आपने निकाला √2 पाइथागोरस प्रमेय से। फिर आपने क्या किया था, इधर लगा के आपने इसको दर्शा दिया था। तो यहाँ पर अपने को √3 को दर्शाना है, तो √3 को दर्शाने के लिए हमें √3 बनाना पड़ेगा। तो √3 कैसे बनेगा वो ध्यान से देखें। मैं यहाँ से रचना करके एक अपन मतलब एक 90 डिग्री का कोण बना दे, मतलब त्रिभुज एक और बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये क्या बना लिया, एक 90 डिग्री का त्रिभुज और बना लिया। तो ये 90 डिग्री का त्रिभुज है और इसको हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे। एक तो ये भुजा काम लेंगे आधार और एक ये वाला लंब और ये आपका क्या हो गया, कर्ण। तो इसके अंदर भी अपन वापस क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को कर्ण निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, लंब अपना कितना है, लंब कौन सा होता है, ये वाला लंब है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। और आधार अपना कितना है, नीचे वाला √2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखें कि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है अपने पास 1 होता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है। √2 का 2 ही होता है, 2 और 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये जो √3 है तो अपने पास ये जो कर्ण जो आ गया वो क्या आ गया, √3 आ गया। इसका मतलब इस √3 को दर्शाना है तो वापस प्रकार की सहायता से अपन यहाँ की तरफ क्या लगा देंगे कि चाप काट देंगे। और चाप काटेंगे, जहाँ चाप कटेगा वहाँ अपना क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, √5 जो है उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, निरूपित करना है, वो आप खुद करेंगे।